तो आज हम आपका फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है फोर्स एंड इट्स लॉज। ठीक है, इनिशियली अभी तक हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था मोशन, और उस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी फिजिक्स से रिलेटेड। जैसे स्टार्टिंग करी थी हम लोगों ने मोशन के बारे में। मोशन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम ये बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने क्या करा है, मोशन करा है, मूवमेंट करा है। ये मोशंस डिफरेंट टाइप के थे, लीनियर था, सर्कुलर था, रोटेटरी था, तो डिफरेंट टाइप के मोशंस थे। कुछ मोशन स्लो थे, कुछ मोशन फास्ट थे। तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। इन्हीं से रिलेटेड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। तो मतलब एक फिजिक्स जो आपके सिलेबस में 9th क्लास में पहली बार आई है, उससे रिलेटेड आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है फिजिक्स का, दैट इज़ ये जो मोशन हो रहा था, जैसे आपने देखा कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा ए पोजीशन पे है और हम चाहते हैं कि ये बी पोजीशन पे आ जाए, राइट बच्चों। अगर ये हमारा बॉक्स जो है वो ए से बी पोजीशन में हमें शिफ्ट कराना है तो हम क्या करेंगे। देखो बच्चों, अगर हमें इसे शिफ्ट कराना है तो ऐसा तो नहीं है हम इसे बोल देंगे कि बॉक्स आप ए से बी पे आ जाओ। इज़ इट पॉसिबल? नो। हम ऐसा भी नहीं है कि कोई हैरी पॉटर की तरह छड़ी घुमा देंगे, ऐसे आ जाओ वैसे आ जाओ। इज़ इट पॉसिबल? नो। फिजिक्स में वी नीड अ फिजिकल मूवमेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? फोर्स। तो फोर्स वर्ड जो आता है वो बेसिकली एक नेसेसिटी है कि अगर आपको कोई भी मूवमेंट कराना है, अगर आपको मोशन कराना है, जैसे मोशन वाला जो प्रोसीजर है, अगर आपको वो परफॉर्म कराना है, सो दैट्स व्हाई यू नीड अ फोर्स। ठीक है, अब ये जो फोर्स वर्ड है इसको सबसे बेसिक जो डिफाइन किया गया है दैट इज पुश और पुल। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने अगर बॉक्स को पुश करा तो उसकी पोजीशन यहाँ आ गई बी। अब मैं दोबारा अगर बी से ए लाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा बच्चों? वेरी गुड। तो अगर यहाँ से यहाँ भेज रहा हूँ, सो दिस इज पुश, और फिर दोबारा ए से बी पे खींच रहा हूँ, दैट इज पुल। तो ये दो बेसिक चीज़ें जो हैं ये फोर्स की हमारे साथ हमेशा रहती हैं। आपने बहुत सारे ऐसे ग्लास डोर्स देखे होंगे जहाँ पर ये मेंशन होता है पुश और पुल। उसका मतलब ही यही होता है बच्चों कि आपको ये बताया जाता है कि इस डोर को आपको क्या करना है, पुश करना है, और या फिर आपको उसको पुल करना है। ठीक है, तो पुल के केस में क्या करेंगे, आप इस तरीके से खींचेंगे, और पुश के केस में इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जाम्पल्स भी हैं इसके बहुत सारे। और इसके अलावा जो हमारी एवरीडे लाइफ होती है उसमें वी हैव मेनी थिंग्स लाइक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी बच्चों? पुशिंग तो हमने पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट इज पुलिंग, इसके एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास। पुशिंग का एग्जाम्पल है, मैंने आपको बताया, ये दोनों तो डोर वाले इसमें भी हो जाते हैं और बॉक्स वाले में भी हो गए कि अगर मैंने इसको पुश करा तो ये यहाँ पहुँच गया और खींचा तो पुलिंग हो गई। इसके अलावा बच्चों और कौन सा एग्जाम्पल है? लिफ्टिंग। लिफ्टिंग के मालूम है आपको, बेसिकली पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, लिफ्टिंग के केस में क्या होगा, आपको ऑब्जेक्ट जो है, सपोज करो मुझे नीचे ग्राउंड पे रखा हुआ है एंड आई नीड दैट ऑब्जेक्ट इन माई हैंड, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू अप्लाई फोर्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिफ्टिंग। एनी डाउट? देन नेक्स्ट इज स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट इज स्ट्रेचिंग। बच्चों स्ट्रेचिंग के एग्जाम्पल्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं। हमने देखा अपनी डेली लाइफ में रबर बैंड होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम स्ट्रेच करते हैं तभी हम उनको यूज़ कर पाते हैं, और वो जो स्ट्रेचिंग वाली चीज़ होती है दैट इज़ अगेन द फोर्स। ठीक है, तो ये फोर्स हैं जो डिफरेंट फॉर्म में आपको मिल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रेचिंग के बाद आएगा ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग। बच्चों ट्विस्टिंग के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप देखते हो घर में डेली आपके कपड़े धुलते हैं, सबको पता है घर में कपड़े धुलते हैं हमारे, तो उनको हम क्या करते हैं, ट्विस्ट कर करके सारा वाटर जो है उसका रिमूव करते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ट्विस्टिंग के। तो बेसिकली ट्विस्टिंग भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको क्या चाहिए बच्चों? फोर्स। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज प्रेसिंग। प्रेसिंग में आपने देखा है कोई भी बॉल हो, कोई बैलून हो, आप हमेशा क्या कर रहे हो, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तभी वो क्या हो रहा है, प्रेस हो रहा है। तो बेसिकली जितने भी आपने एक्शंस देखे, पुशिंग हो गया, पुलिंग हो गया, लिफ्टिंग हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, ट्विस्टिंग हो गया, प्रेसिंग हो गया, इन सब के पीछे एक ही नाम है, दैट इज फोर्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? किसी को कोई डाउट? देखो बच्चों, ये चैप्टर बहुत अच्छा सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें आपको
थ्योरी पे भी फोकस करना है और आपको न्यूमेरिकल्स पे भी फोकस करना है, राइट। तो इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, आज से इस चैप्टर से आप लोगों को एक काम और क्या करना है, यू हैव टू मेक योर नोट्स। क्या बनाना है बच्चों, आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। मतलब जैसे कि जितना भी मैं आपको टॉपिक आज पढ़ा दूंगा, ठीक है बच्चों, इस बात को ज़रूर ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा काम की बात है। आज से एक तरीका सीख लो कि अपने सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाने हैं। जब तक अपने खुद के 20 पॉइंट नहीं बनाए तब तक मज़ा ही नहीं आएगा चैप्टर पढ़ने का। ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, सब जगह फॉलो करो, बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जितना भी चैप्टर आज मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, ठीक है, उतना पूरा का पूरा तुम्हें 20 या 25 पॉइंट बनाने हैं और सबको नोट डाउन करना है जो तुम्हें अच्छे लगते हैं। मेक योर ओन नोट्स, ठीक है, किसी और नोट्स पे डिपेंडेंट मत रहो। हम तुम्हें नोट्स देंगे, हम तुम्हें इस चैप्टर के नोट्स देंगे जिसमें क्वेश्चन होंगे, आंसर होंगे और ऊपर हमारा कोचिंग का नाम होगा, तो वो काम आएगा हमारे लिए एडवर्टीजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जो तुम खुद बनाओगे और खुद प्रैक्टिस करोगे ना, यू विल डेफिनेटली इजिली लर्न दैट नोट्स एंड यू विल एंजॉय इट, ठीक है। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। बच्चों ये तो हमने अभी जो पढ़ा था, दिस इज ऑल एक्शंस। ये क्या थे बच्चों, एक्शंस थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इफेक्ट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ठीक है बच्चों। ये हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से इफेक्ट्स जो हैं जो हम यूज़ करते हैं, और ये सबको अभी लर्न भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये 5 इफेक्ट्स हैं, ठीक है। 5 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में हमें पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ बच्चों जो फोर्स की है वो ये है कि कभी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तो रेस्ट से किस में आ जाएगा बच्चों, रेस्ट टू मोशन। ये तो अभी आपने सबसे पहले पढ़ाई, ठीक है, रेस्ट टू मोशन। इसके तो n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। कोई भी चीज़ है, अगर आपको उसकी पोजीशन चेंज करनी है, अर्लियर इट इज़ एट रेस्ट। आपके घर में आस पड़ोस जहाँ पे भी आप बैठे हुए हो, आप देख रहे होगे बहुत सारी चीज़ें रेस्ट में रखी हुई हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू चेंज दैट पोजीशन, अगर आपको वो पोजीशन चेंज करनी है तो आप क्या करोगे उसके लिए बच्चों, क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे और उसकी पोजीशन को आप इजीली चेंज कर सकते हो। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई आप सबके। तो पहला इफेक्ट क्या होगा, रेस्ट टू मोशन। देन नेक्स्ट इज मोशन टू रेस्ट। ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। मोशन टू रेस्ट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। कभी किसी ने चलते हुए पंखे में हाथ डाला है, डालना भी मत, ये बहुत गलत एग्जाम्पल है। ये मैं इसीलिए आपको आज समझा रहा हूँ कि कुछ लोग अपने आप को हीरो बनने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं मोशन को रेस्ट में लाएंगे। कभी चलती हुई गाड़ी को रोकने की कोशिश करिए, ये भी नहीं करना है, ये भी गलत एग्जाम्पल है। ये जितनी भी चीज़ें मोशन में होती हैं, अगर उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है सो आप उनको रेस्ट में लाने की कोशिश नहीं करिएगा। दिस इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग थिंग, ओके। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कोई मुझे बताएगा। स्टॉपिंग अ बाइसिकल इफ द स्पीड ऑफ द बाइसिकल इज नॉट टू मच। बट इसका और बेटर एग्जाम्पल मेरे पास है, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, फुटबॉल। स्टॉपिंग अ कार इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल बिकॉज स्टॉपिंग ऑफ कार विद योर ओन, ठीक है। अगर इफ एनीथिंग इज इन मोशन, यस, इफ एनीथिंग इज इन मोशन and we wish to stop that ball या anything, तो आपको क्या करना है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट देखना है जिसका मास कम हो। ऐसा ना हो कि आप बड़ी भारी भरकम चीज़ों के ऊपर या जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा हो उनके ऊपर ये ट्राई करना शुरू कर दें। सो बच्चों ये वाला जो है ना मोशन टू रेस्ट वाला, ये थोड़ा सा खतरनाक है, ठीक है। इसमें आपको खतरों के खिलाड़ी अक्षय कुमार बनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए इसको बहुत बहुत आराम से हैंडल किया जाता है। इसी पे बेस्ड एक पूरा टॉपिक आएगा बच्चों, जो मैं भी आपको शायद पढ़ा दूंगा आज ही, जिसका नाम है मोमेंटम, ठीक है। देखो बच्चों, तुम लोग हो तो बहुत समझदार, 9th स्टैंडर्ड में आ गए हो, तुम्हें घर वालों ने बहुत सारी चीज़ें मॉरल वे में सिखा रखी हैं, बट स्टिल फिजिक्स भी बहुत कुछ सिखाएगी तुम्हें कि लाइफ में कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। कौन सी चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और कौन सी चीज़ हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगी। तो इसको भी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, मोशन टू रेस्ट। वैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल तो मेरे नज़र में ये है कि अगर फास्ट मूविंग फुटबॉल आ रही है तो गोलकीपर ने उसे अपने हैंड से क्या कर दिया, रोक दिया। अब गोलकीपर के हाथ नहीं टूट जाएंगे उस बॉल को रोकने में, इज इट ट्रू और नॉट, है ना। गोलकीपर के
गोलकीपर के उस फुटबॉल से हाथ नहीं टूट के गिर जाएंगे नीचे, इतनी भारी फुटबॉल नहीं होगी वो। गोलकीपर कैन इजीली हैंडल दैट द स्पीड ऑफ द बॉल बिकॉज द मास इज वेरी लेस। इसके पीछे रीजन है, सोचिए ध्यान से, बिकॉज द मास इज लेस। वेलोसिटी बहुत ज्यादा है बट मास कम है, तो इसका मतलब बॉल रुक सकती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक फास्ट मूविंग अगर क्रिकेट बॉल आती है जो लेदर की होती है विच इज़ वेरी सॉलिड, बट क्योंकि उसका मास कम है, बहुत ज़्यादा मास नहीं होता, हार्डली 1 kg की होगी, तो अगर वो फास्ट मूविंग बॉल आएगी और उसे क्रिकेटर रोकेगा, ठीक है, तो उसकी वहाँ पे भी यही एग्जाम्पल आएगा, मोशन टू रेस्ट। पर रोकने में भी बहुत डिस्कशन है, टाइम का बहुत रोल है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप माइन्यूट चीज़ें आप इस चैप्टर में सीखेंगे। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चों, फिजिक्स का बहुत ही वंडरफुल चैप्टर है ये। तो हमने 2 इफेक्ट्स डिस्कस कर लिए, पहला था रेस्ट टू मोशन, बिल्कुल क्लियर है, एंड द सेकेंड वन इज मोशन टू रेस्ट, ये भी क्लियर हो गया। सही एग्जाम्पल के साथ भी और गलत एग्जाम्पल के साथ भी अपना फंडा अलग है। मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि आई ऑलवेज टीच यू द रॉन्ग थिंग्स ऑल्सो, ठीक है, सो दैट आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि अरे फिर तो हम ट्रक भी रोक सकते हैं। सर ने सिखाया था हमें कि फोर्स लगा के ट्रक रोक सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। ट्रक का मास इज द वेरी बिग मास, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई सबके। Now the moving towards the next effect of force, बच्चों नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज चेंज द स्पीड। द नेक्स्ट वन इज चेंज द स्पीड। बच्चों इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो कि अगर कोई भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है और आप वहां पे फोर्स लगा के उसकी स्पीड को थोड़ा सा क्या कर सकते हो, स्लो डाउन कर सकते हो। इट्स अ वेरी इजी थिंग, यू कैन इजीली स्लो डाउन द इफेक्ट, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल इसका आ रहा है किसी के, वैसे फुटबॉल वाला एग्जाम्पल यहाँ पर भी हो जाएगा क्योंकि आपने उसकी स्पीड को चेंज कर दिया, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, आपने चेंज कर दी, ठीक है। जैसे आप देखते हो टेनिस प्लेयर्स होते हैं, बॉल आती है एकदम से स्पीड में आती है, वो उसे हिट करते हैं, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अब देखो फोर्स की बात है, अगर मैंने हल्के फोर्स से फेंका तो बॉल जो है वो थोड़ी सी दूर जाएगा, अगर मैंने बहुत फोर्स से फेंका तो और दूर जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। तो फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्पीड में भी। स्पीड जो है वो चेंज हो सकती है विद द हेल्प ऑफ बॉल। एनी डाउट? एंड द नेक्स्ट इज डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक बात है, हम अपनी कार में जा रहे हैं और हमने अपने स्टीयरिंग को बिल्कुल भी टच नहीं करा, ठीक है। कार हमारी स्ट्रेट रोड पे जा रही है और हम बिल्कुल स्टीयरिंग को टच नहीं कर रहे हैं, फोर्स लगाने नहीं जा रहे हैं, ऐसे बैठ गए कार में आराम से, ठीक है, क्योंकि कार क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे चल रही है, तो कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है उसके लिए। पर एट टाइम ऐसा हुआ कि क्या आ गया, टर्न। अब मुझे अगर कार को अपनी टर्न कराना है, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू यूज माई हैंड्स और नॉट, या मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा कार अपने आप उड़ जाएगी? टेस्ला वाली कार है ये, बोलो बच्चों, बोलो बोलो, क्या करना पड़ेगा मुझे? व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन इट, एंड फोर्स होने के बाद मैं क्या करूंगा, डायरेक्शन चेंज करूंगा, स्लाइड राइट लूंगा, स्लाइड लेफ्ट लूंगा, डायरेक्शन फोर्स से चेंज होगी और यहां पर ये इफेक्ट दिखेगा किसका बच्चों, फोर्स का। तो डायरेक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इफेक्ट ऑफ फोर्स में, ठीक है बच्चों, यहां तक की बात समझ में आ गई। और लास्ट तो बहुत ही फनी है हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स। आपने देखा है किसी को कभी फोर्स लगाते हुए, तो वो उसका शेप और साइज सब चेंज करता है, कहते नहीं है मैं तुझे मार मार के छोटा कर दूंगा, तुझे मार मार के बड़ा कर दूंगा, ठीक है। फोर्स अप्लाई करता जा रहा है और शेप और साइज चेंज होते जा रहे हैं। किसी ने यहाँ पे फोर्स अप्लाई करा तो सूझ के इतना हो गया, हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मजाक की बात थी बच्चों, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। शेप एंड साइज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मेरे पास एक पेंसिल है, ठीक है, वो बहुत ईजिली मैं उसे ब्रेक कर सकता हूँ। मैंने क्या करा, ऐसे पकड़ा और ब्रेक कर दिया, तो मतलब मैंने क्या करा, शेप चेंज कर दी, बिल्कुल साइज भी चेंज कर दिया, पहले इतनी बड़ी थी छोटा कर दिया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपके पास स्प्रिंग है कोई, राइट, यू हैव स्प्रिंग है ना, हाँ, तो आपने क्या करा, स्प्रिंग को आपने ऐसे होल्ड करा और आपने फोर्स अप्लाई करके उसका शेप जो है वो चेंज कर दिया। स्प्रिंग्स में ऐसा होता है या नहीं होता है बताओ? वो उनकी जो शेप होती है वो वेरी कर जाती है जब आप उसको फोर्स अप्लाई करते हो। तो लास्ट वन इज चेंज द शेप एंड साइज,
ठीक है बच्चों, तो ये 5 इफेक्ट्स जो हैं वो फोर्स के हमें देखने को मिलते हैं, और जहां कहीं पे भी ये 5 इफेक्ट्स हो रहे हो आप समझ जाइएगा बच्चों कि वहां पर क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स। बच्चों ये सेशन आपका बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि इसमें आप अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ने वाले हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको हम अदर लेवल का कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं यहाँ पे, रेस्ट टू मोशन, दिस इज़ वेरी कॉमन, दिस इज़ वेरी बेसिक। देन मोशन टू रेस्ट, जिसमें मोमेंटम का भी रोल आएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर मोशन में और मैं उसे रोकना चाहता हूं तो उसमें मोमेंटम का भी रोल आएगा, ठीक है। मोमेंटम को अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। देन द नेक्स्ट वन इज चेंज द स्पीड। बच्चों मैंने आपको बताया स्पीड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है हाई स्पीड में, मुझे उसकी स्पीड को लो करना है या स्लो है, जैसे किसी सपोज करो हल्के हल्के बाइसाइकिल चलाते हुए जा रहे हैं और हमें उसे जल्दी पहुंचाना है, तो हमने क्या करा, पीछे से फोर्स अप्लाई करा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में हमने डिस्कस करा कि अगर हमें व्हीकल को राइट लेना है, लेफ्ट लेना है या कोई भी पोजीशन चेंज करनी है, अगेन व्हाट वी नीड, फोर्स, वी नीड फोर्स, राइट। एंड द लास्ट वन इज शेप एंड साइज। सो आई थिंक ये सारे स्टूडेंट्स को लर्न हो गए होंगे, मैं छुपा देता हूं, एक बार रिकॉल कर लो सब लोग। पहला क्या था, रेस्ट टू मोशन, दूसरा क्या था, मोशन टू रेस्ट, थर्ड कौन सा था, चेंज इन डायरेक्शन, देन चेंज इन स्पीड, एंड द लास्ट वन इज शेप एंड साइज। सो बच्चों ये सारी चीजें यहां होनी चाहिए, नोटबुक में होनी चाहिए, बुक में भी होनी चाहिए, पर यहां पर भी होनी चाहिए। कोई आपसे पूछे व्हाट आर द 5 इफेक्ट्स, आप फटाफट बता दो, और वो भी विद एग्जांपल्स। जिसने विद एग्जांपल्स बता दिया तो उसको तो वैसे ही मजा आ जाएगा। बोलिए बच्चों यहां तक समझ में आया आप लोगों को सब कुछ? सो बच्चों अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है फोर्स के बारे में कि कौन कौन से एक्शंस होते हैं फोर्स के, और 5 इफेक्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द डिफरेंशिएट बिटवीन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों, इनका बहुत रोल है फिजिक्स में, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है बच्चों। नाम से ही कुछ चीजें क्लियर होती हैं कभी कभी, है ऐसा या नहीं, बताओ बच्चों। बैलेंस का मतलब जिसमें चीजें क्या रहेंगी, बैलेंस्ड रहेंगी। तो इसका जो बेसिक फंडा क्या है, अगर कभी भी बैलेंस फोर्स की बात की जा रही है तो उनका कहने का मतलब ये है कि रेस्ट टू रेस्ट रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अनलेस एंड अनटिल वी अप्लाई एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स। मतलब अगर कोई चीज रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई चेयर, कोई टेबल, कोई पेन, कोई कॉपी, कोई नोटबुक, कुछ भी, कोई बुक अगर रेस्ट में है तो वो सालों साल रेस्ट में रहेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो। ऐसा ही होता है, कोई चीज़ आपने एक दिन छोड़ दी वहाँ रखी हुई तो आप 6 दिन बाद भी देखोगे तो वो ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। ऐसा नहीं कि आज उसका मन करा, बोर हो गया तो दूसरे रूम में चला जाएगा। इज इट ट्रू और नॉट? तो बच्चों क्या फिजिक्स हो सकती है, क्या फिजिक्स हो सकती है इसके पीछे? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट दे आर स्टिल एट रेस्ट, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते? कभी हमने इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाया होगा, कभी सोचा नहीं होगा, अरे पड़ा हुआ है पड़े रहने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, जो चीज़ जहाँ है जैसी है रहने दो। बट बेटा इसके पीछे फिजिक्स है, फिजिक्स की 4 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। किसी भी चीज़ को जब बैलेंस करना होता है तो डेफिनेटली वी नीड द कवरिंग फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स, राइट लेफ्ट अप डाउन, चारों तरफ से फोर्स जब पैक हो जाती है तो ऑब्जेक्ट हमारा किस में रहता है, रेस्ट का रेस्ट में रहता है, और जब वो मोशन में होता है तो वो मोशन में रहता है। और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। आओ बच्चों इसको और टेक्निकली पढ़ते हैं। अभी तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि बैलेंस फोर्स कहते किसे हैं, बोलो समझ में आया सबके? अब अगर हम बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये हमसे कहते हैं वो जो 4 फोर्सेज इन्वॉल्व हैं, पहले तो वो बताओ वो 4 फोर्सेज हैं कौन से। तो बच्चों वो 4 फोर्सेज हैं हमारे, सबसे पहला है हमारा फोर्स ऑफ पुश, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे इसके ऊपर F1 फोर्स अप्लाई करा है, दिस इज द फोर्स ऑफ आवर पुश, ठीक है। मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, बट ये यहाँ से इसको बैलेंस कर रहे हैं F2 से, एंड दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये किसका फोर्स है बच्चों, फ्रिक्शन का, ठीक है। ये 2 फोर्स हो गए आमने सामने से, राइट लेफ्ट वाले फोर्सेस हो गए, एक हो गया पुश का और एक हो गया किसका, फ्रिक्शन का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है हैवी जिसे हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ हल्के से फोर्स से, बट वो नहीं हिल पा रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा फोर्स उस फोर्स के फ्रिक्शन फोर्स से क्या हो रहा है, ओवरकम नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। मतलब ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, ठीक है।
इसके बाद बेटा दो फोर्स और कौन से हैं, ठीक है। पहला तो हो गया F1, F1 किसका हो गया बच्चों, पुश का। फिर हो गया F2, दिस इज फॉर फ्रिक्शन। देन नेक्स्ट इज F3 एंड F4। बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका वेट होगा या नहीं होगा, आप मुझे बात बताओ। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका वेट होगा, तो वेट जब डाउनवर्ड जाता है, ठीक है। सो दिस इज F3, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है बच्चों, ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए हमारी जो अर्थ है इसे एक फोर्स ऑफ रिएक्शन देती है F4 ग्रेविटी का, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन फोर्स आ जाता है इसका अर्थ का, जब वेट इसके ऊपर जाता है तो अर्थ भी इसे एक फोर्स देती है। ये सारी चीज़ें अभी आगे जाके और अच्छी तरीके से अनफोल्ड होंगी जब आप न्यूटन जी के लॉज पढ़ोगे। न्यूटन जी के एक नहीं, दो नहीं, 3 लॉज हैं, और उन 3 लॉज में आपके बहुत सारी बातें जो हैं वो कही जाएंगी कि ये अगर वेट नीचे दे रहा है तो ग्रेविटी ऊपर क्यों लग रही है। क्योंकि न्यूटन ने अपने 3rd लॉ में कहा था एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सुनिए आप लोगों ने लाइन कभी, तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे बैलेंस फोर्स क्या होता है तो आप अभी कुछ नहीं बता पाओगे, क्योंकि अभी आपने टेक्निकली बैलेंस फोर्स के बारे में नहीं पढ़ा है। बैलेंस फोर्स का जो मेन जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पॉइंट, वो ये है बच्चों कि बैलेंस फोर्स में चारों फोर्सेस का सम F1, F2, F3, F4 इज 0। ये है बैलेंस फोर्स की पहचान। अगर कभी भी आपको कोई एक ऐसा न्यूमेरिकल बना के दे दें जिसमें आपको F1 दे दें कोई एक वैल्यू, F2 दे दें कुछ और वैल्यू, F3 दे दें कुछ और वैल्यू और F4 दे दें, साइन चेंज कर दें प्लस माइनस के, तब क्या होगा, आप उन सबको जब ऐड करोगे और अगर रिजल्ट 0 आ जाए तो आप क्या बोलोगे, कौन सा फोर्स है ये, वेरी गुड, क्या बोलोगे आप बच्चों, बैलेंस फोर्स। कोई आपसे पूछे कि कितनी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं इस बैलेंस फोर्स में, बच्चों कोई आपसे पूछे कि कितनी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं इस बैलेंस फोर्स में, तो आप क्या बताओगे, देयर आर 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। द फर्स्ट वन इज पुश, सेकेंड वन इज फ्रिक्शन, एंड द थर्ड वन इज, थर्ड कौन सा है बच्चों, थर्ड इज वेट एंड ग्रेविटी। तो ये 4 चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं बच्चों फोर्स में, जो हमें यहाँ पर याद होनी चाहिए। और एक बात ये पता होनी चाहिए कि इन चारों चीजों का जो एग्रीगेट होगा, इनका जो टोटल होगा, दैट इज ऑलवेज 0। आया बच्चों समझ में, ये किसी कोई डाउट? तो बच्चों अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, आपने टग ऑफ वॉर वाला गेम देखा है, जब दोनों तरफ सेम फोर्स अप्लाई हो जाता है तो ना इधर जाता है ना उधर जाता है, दोनों तरफ सेम फोर्स है, और जहां पे एक तरफ भी फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो पोजीशन दूसरी की तरफ चली जाती है, ठीक है, सारा का सारा मूवमेंट जो है वो एक साइड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। So if the number of balance force act on a stationary body, the body continue to remain in its stationary position. Similarly, if the number of balance force act on a body in a uniform motion, the body continue to be in a state of uniform motion. तो अगर कोई body uniform motion में है तो वो uniform motion करती रहेगी unless and until हम उसके ऊपर कोई force apply ना करें। इसीलिए इन 2 बातों पे ध्यान दीजिएगा। इसका जो effect है, balance force का effect है, that is R to R means rest to rest, M to M मीन्स, बस इस M में ना एक बात याद रखना बच्चों, ये जो मोशन होता है ना, ये यूनिफॉर्म मोशन होता है, मतलब इट्स नॉट अ नॉर्मल मोशन, इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन, एंड यूनिफॉर्म मोशन यू नो इट वेरी वेल, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बोलिए बच्चों, ये बात समझ में आ गई सबके? और एक चीज़ और है इनके साथ, जो एक इनका एडिशनल पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, वो एडिशनल पॉइंट ये होता है कि ये रेस्ट टू रेस्ट करते हैं, मोशन टू मोशन करते हैं, पर बैलून के केस में अगर आप फोर्स इधर से अप्लाई करोगे, इधर से अप्लाई करोगे, इधर से अप्लाई करोगे, तो पोजीशन तो वही रहेगी, बट ये क्या हो जाएगी, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी बच्चों? शेप चेंजेस इन द केस ऑफ बैलून। तो बैलेंस फोर्स में शेप चेंज हो सकती है। अगर आप कोई सपोज करिए कोई फॉर्म का पीस लेके आते हो, स्पंज टाइप का होता है, तो आपका वो है तो स्टेशनरी, पर आपने दोनों तरफ से स्पेस जब फोर्स लगाया तो क्या हो गया बच्चों, उसकी शेप चेंज हो गई। सेम इन द केस ऑफ बैलून, ठीक है, ये समझ में आ गया सबके बच्चों? किसी को कोई डाउट?
सो बच्चों बैलेंस फोर्स के बाद अब बारी है किसकी, अनबैलेंस फोर्स की। तो अब इसका इफेक्ट क्या हो सकता है बच्चों, आप लोग सब समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि बैलेंस में अगर R2R है तो यहां क्या होगा बच्चों, R2M, और यहां क्या होगा M2R। मतलब अगर आप किसी भी चलती हुई चीज को रोकना चाहते हो तो वहां पर बैलेंस फोर्स होनी चाहिए, और रुकी हुई चीज को चलाना चाहते हो तो वहां पर भी क्या होनी चाहिए बच्चों, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, फोर्सेस बच्चों यहां पर भी 4 इन्वॉल्व हो रही हैं, F1, F2, F3, F4। ठीक है, ये फिर से वही है पुश, ये है फ्रिक्शन, ठीक है, ये है ग्रेविटी एंड वेट, यही 4 फोर्सेस हैं फिर से। बट इस बार इन द केस ऑफ अनबैलेंस फोर्स हमारा जो रिजल्टेंट है F1, F2, F3 एंड F4 इज नॉट इक्वल टू 0। क्या आ गया बच्चों, इज नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए ये फोर्स कैसा हो गया, अनबैलेंस फोर्स। अब हुआ क्या, हमने इस ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश करी, जो पीछे वाले केस में मूव नहीं हो पा रहा था, F2 और F1 दोनों कैंसिल हो रहे थे, क्योंकि F3 और F4 में ज़्यादा कुछ नहीं है बच्चों। इसलिए नहीं है क्योंकि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा, और अर्थ का नेचर ये है कि जितना वेट दोगे उतनी ग्रेविटी देगी, तो इसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं है। जो कम ज़्यादा हो रहा है दैट इज F1 एंड F2, राइट। अगर मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा अभी समझ के, आप कहोगे फिजिक्स कितनी वंडरफुल चीज़ है, ये जो इन्वेंशंस हुए हैं ये क्यों हुए हैं, आज आप उसकी बेसिक डेप्थ पे जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत भारी सा, अरे समर के हिसाब से एग्जाम्पल लेते हैं, वो देखा आप लोगों ने, कूलर्स देखे, कूलर्स सबके घर में होंगे, नहीं होंगे तो पहले देखे होंगे, कूलर्स देखे हैं ना। कूलर्स का वेट ज़्यादा नहीं होता, बट जब हम उनके अंदर वाटर भर देते हैं, जैसे अगर खाली है कूलर, उसमें अंदर वाटर नहीं है, तो मैंने उसे हल्के से पुश कर दिया, हो जाता है नहीं हो जाता है। अब क्या हुआ, उसके अंदर वाटर भर गया, अब हमें उसे उस पर फोर्स लगाना है, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, हिल ही नहीं रहा, पूरी ताकत लगा दी, पानी से भरा हुआ है, नहीं हिल रहा, बुलाना पड़ रहा है किसको, अरे भैया आ जाओ जरा ताकत लगाओ, 2-3 लोग मिलके, तब जाके वो होगा। तो बेसिकली व्हाट वी गाइस आर डूइंग, हम उसके फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हमें F1 को ज्यादा करना है F2 से। F2 कौन था, फ्रिक्शन। तो हम इस फ्रिक्शन को जब ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, तो वहां पर ये मूव हो पा रहा है। अब हमने लगाया दिमाग कि फ्रिक्शन कैसे होगा कम, तो हमने क्या करा बच्चों, इस भरे हुए कूलर में जिसमें वाटर भरा हुआ है, हमने क्या लगा दिए, इसके नीचे हमने लगा दिए 4 रोलर्स। क्या लगा दिए बच्चों, रोलर्स। और इन रोलर्स को लगाने के बाद फ्रिक्शन इतना कम हो गया बच्चों, इतना कम हो गया कि अगर आप चाहो तो अपनी 2 फिंगर्स के फोर्स से भी इस कूलर को मूव करा सकते हो। तो बच्चों दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। आई बात समझ में आप सबके, बोलिए बच्चों। कभी ये प्रैक्टिकल सी चीजें सोची थी आप लोगों ने। एक बहुत भारी बॉक्स है, घर में आपने देखा होगा सिलेंडर्स होते हैं, सिलेंडर ऐसे भारी ऑब्जेक्ट होता है घर का, लोहे का 14 किलो का सिलेंडर, किसी का मन नहीं करता उसे हिलाने का, ना मम्मी का, ना पापा का, ना किसी का, और आपसे तो कोई हिलेगा भी नहीं। बट उसके लिए भी एक सिस्टम आ गया है कि उसका एक ट्रे टाइप का होता है, ठीक है, उसके अंदर नीचे रोलर्स लगे होते हैं, उसके ऊपर सिलेंडर रख दिया जाता है, और फिर वो पूरे घर में आप आराम से उसे घुमा सकते हो। बोलो बच्चों, ऐसा है या नहीं है? सब कुछ फिजिक्स चल रही है आसपास, है ना। तो अगर कोई बहुत हेवी ऑब्जेक्ट है और मैं चाहता हूं यार ये मूव हो जाए, तो मुझे क्या करना है, उसका फ्रिक्शन कम करना है, ठीक है। तो वहां पर कौन सा फोर्स आ गया, अनबैलेंस्ड फोर्स। और माइंड में हमारे क्लियर है कि इनका रिजल्टेंट कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, F3 F4, बट F1 और F2 में F1 क्या रहेगा, बड़ा, इसीलिए ये अनबैलेंस्ड फोर्स की कैटेगरी बन जाती है। आया बच्चों समझ में सबके? फोर्सेस 4 ही हैं अभी भी, फोर्स ऑफ पुश, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, ठीक है। चारों चीजें वही हैं अभी भी, बस इस बार एक ज्यादा है और एक थोड़ा सा कम है, ठीक है। अभी एक बार बेटा पहले पूरा पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको टाइम देता हूं, ठीक है। तो टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुश इट विद अ फोर्स ग्रेटर देन ऑपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हमें ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है। कहते हैं इफ वी रिलीज द सूटकेस फ्रॉम अ हैंड देन द अनबैलेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट एंड सूटकेस फॉल्स टू द ग्राउंड। ये भी एक एग्जांपल है बच्चों। अगर आपने एक हैवी सूटकेस होल्ड कर रखा है, ठीक है, और आपने उसे फोर्स से होल्ड किया हुआ है, देन तो इट इज ओके, वो वहीं रहेगा। पर जैसे आप उसे छोड़ोगे, वहां क्या हो जाएगा, नीचे जाके अर्थ के पास आ जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी,
ठीक है, तो ऑब्जेक्ट विल हिट द ग्राउंड. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस फोर्स. कहते हैं if there will be no unbalanced force of friction and air resistance then the moving bicycle would go on moving forever. आप सब लोगों ने बाइसिकल बहुत बार यूज़ करी होगी. बाइसिकलिंग जब हम करते हैं तो होता क्या है कि थोड़ी देर जब हम पेडलिंग करते हैं तो कुछ टाइम बाद अगर जब हम थक जाते हैं तो रोक देते हैं अगर पेडलिंग, तो क्या होता है बच्चों, बाइसिकल थोड़ी देर बाद जाकर रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है. ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे दो फैक्टर्स हैं. एक तो वहाँ पे रोड से फ्रिक्शन हो रहा है टायर्स का, राइट, तो वो उसको रोकने का काम करता है. और दूसरा क्या है बच्चों, विंड, एयर फ्रिक्शन भी लगता है वहां पे, जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप हो जाता है थोड़ी देर बाद. ठीक है, तो इसमें भी बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं. इसको अभी हम नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से रिव्यू करेंगे. बल्कि फिजिक्स में हम हमेशा जब कभी भी टॉपिक पढ़ेंगे तो पहले पिछला रिकॉल ज़रूर करेंगे. तो आज हमने इफेक्ट्स पढ़े हैं बच्चों, और हम लोगों ने बैलेंस जो अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ा है. ठीक है, अभी तक चैप्टर हमारा थ्योरेटिकली है, अभी कोई न्यूमेरिकल पोर्शन इस चैप्टर में नहीं आया है. तो थ्योरी के लिए आई विश कि आप एटलीस्ट 20 पॉइंट्स ज़रूर बनाएं, और 20 पॉइंट्स बनाने के बाद आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने ये पॉइंट्स बनाए, तो आपके माइंड में चैप्टर पूरा का पूरा आ चुका है. तो आप इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा ना तो वो बेटा कर भी पाओगे. ठीक है बच्चों, सो आई होप आप लोगों ने आज की क्लास को बहुत एंजॉय किया होगा, और अगर कोई डाउट आएगा तो वो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे. एंड बी कॉन्फिडेंट फॉर फिजिक्स. ठीक है, फिजिक्स हमारी अपनी है, हमारे आसपास होती रहती है, तो फिजिक्स से हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. एक्सेप्ट न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है, फॉर्मूलाज को लेकर, यूनिट्स को लेकर, और थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है. ठीक है बच्चों, सो हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.